Hello, I am Neel Kamal and you are watching my educational channel। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके पहले वाला चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। तो पहले वाले चैप्टर का नाम क्या था? पहले वाले चैप्टर का नाम था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। और उसमें हमने ये देखा था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है। क्या गवर्नमेंट मनमाना व्यवहार कर सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। मीन्स डेमोक्रेसी जो है वो रूलर्स को ये अलाउ नहीं करती है कि वो कुछ भी कर सकें अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी कि उन्हें कुछ सर्टेन रूल्स को मानना होगा, है ना। और वो सर्टेन रूल्स क्या हैं? ये सर्टेन रूल्स जो हैं, पहले तो ये देखिए कि ये सर्टेन रूल्स जो हैं ये दोनों ही के लिए ही इक्वली, ये सर्टेन रूल्स जो हैं ये सिटीजन्स के लिए भी हैं और गवर्नमेंट के लिए भी हैं। ये सर्टेन रूल्स जो हैं ये दोनों को ही फॉलो करने पड़ते हैं, मैंडेटरी, उन्हें जरूरी है इसको फॉलो करना। और सिटीजन्स के लिए इसमें राइट्स हैं और गवर्नमेंट के लिए क्या है? गवर्नमेंट के लिए है कि पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, इसका सारा लेखा जोखा इस सर्टेन रूल्स में होता है। और यही सर्टेन रूल्स जो है इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो हमारे यहाँ रिटन फॉर्म में है। ठीक है, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिटन फॉर्म में है। तो इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ सवाल ये हैं कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन तो है, रिटन फॉर्म में है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बिना रहना संभव नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया, किसने इसे डिज़ाइन किया और किस तरह से डिज़ाइन किया? और इस तरह के सवालों के साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं या नहीं? तो इस चैप्टर में हम लोगों के पास दो एग्जाम्पल हैं। एक तो हम देखेंगे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना और दूसरा हम देखेंगे कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना। तो साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देखने के पहले हम स्टार्ट करते हैं उस स्टेटमेंट से जो नेल्सन मंडेला ने दी थी। चलिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिस्ड द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. ये स्टेटमेंट नेल्सन मंडेला की है। वो कहते हैं कि वो एक ऐसे आइडियल सोसाइटी की कल्पना करते हैं जहाँ पे कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, किसी के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, लोग प्यार से रहें, हार्मनी के साथ रहें और इसे अचीव करने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श को पाने के लिए वो मौत को भी अपनाएंगे। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है ये दरअसल इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के 28 साल जेल में गुजारे, क्योंकि वो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका में। और ये अपार्थाइड सिस्टम था क्या? अपार्थाइड सिस्टम को और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे, पर उसके पहले मैं ये बता दूं कि अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल करते करते उन्हें और 7 और लीडर्स थे, 7 और नेता थे जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया और इन लोगों को जेल में डाल दिया गया। और तकरीबन 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला बाहर निकले, उन पर राष्ट्रद्रोह चलाया गया और जो सबसे भयानक जेल था साउथ अफ्रीका का, रॉबिन आइलैंड, उसमें उन्हें डाल दिया गया था। तो बच्चों इस चैप्टर को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए और अपार्थाइड सिस्टम था क्या इसको जानने के लिए हम पहले ये देखें कि ये वाला पिक्चर आप देखिए, डेंजर जहाँ पे लिखा हुआ है ये, और एक स्विमिंग पूल वाला, ये दोनों ही मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा कि अपार्थाइड सिस्टम था क्या। डेंजर, खतरे का निशान बना है और लिखा हुआ है डेंजर। संबोधन सुनिए किसको किसको ये संबोधित किया गया है।
natives, Indians and colored. Natives, Indians and coloreds. If you enter these premises at night, you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight. Savage dogs devour the corpse. You have been warned. तो आपने देखा कि इसमें 3 कैटेगरी को संबोधित करके कहा गया है। एक तो नेटिव्स हैं, दूसरे इंडियंस हैं और तीसरे कलर्ड हैं। ये कौन है और इनको क्यों संबोधन किया गया, ये अभी हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। पर अभी इसमें मैं बताऊं कि इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि नेटिव्स, इंडियंस और कलर्ड इस प्रेमिसेस में आए, इस इलाके में आए, इस एरिया में आए, तो उन्हें गुमशुदा नामजद कर दिया जाएगा और जो गार्ड हैं वो उन्हें देखते ही गोली मार देंगे और उनकी लाश जो है वो जंगली कुत्ते खा लेंगे। इसके बाद एक और पिक्चर है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। सिटी ऑफ डरबन का है, स्विमिंग पूल का है, जिसमें कि आर्टिकल 37 के तहत वहाँ पे वो वाइट एरिया में बना हुआ है और वहाँ पे बाकी लोगों को वहाँ पे जाना निषेध है, मना है। तो आखिर ऐसा क्यों है और आखिर ये नेटिव्स, इंडियंस और कलर्ड कौन है, किसने इन्हें बांटा? तो इसको जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और आप थोड़ा सा इंडिया से मैं जोड़ दूं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो जाए कि जिस तरह से इंडिया में वाइट यूरोपियंस का रूल था, ठीक उसी तरह से वहाँ पर भी यानी साउथ अफ्रीका में भी वाइट यूरोपियंस का ही रूल था। और जो नेटिव्स थे, नेटिव्स बोलते थे, जो साउथ अफ्रीका के निवासी थे उनको नेटिव कहते थे। उन्होंने पूरे पॉपुलेशन को, साउथ अफ्रीका के पूरे पॉपुलेशन को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पहला कैटेगरी उन्होंने रखा नेटिव्स, जो कि 3/4 थे, पूरे पॉपुलेशन के 3/4 थे वो नेटिव्स थे, यानी कि वहाँ के वासी, साउथ अफ्रीका के वासी। दूसरे इंडियंस थे जो कि माइग्रेट होके वहाँ पे गए हुए थे। और तीसरी एक कैटेगरी थी कलर्ड, जिसमें कि बहुत सारे मिक्स रेस के लोग रहते थे। तो इस तरह से अलग अलग करने का क्या मतलब था? इस तरह से अलग अलग भी कर दिया। उसके बाद उनके ऊपर बहुत सी बंदिशें और बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए। क्या क्या प्रतिबंध थे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए वाइट एरिया है, वाइट एरिया वो उसे कहते थे जहाँ पे वो खुद रहते थे, और जो अच्छी जगह थी उसको वो वाइट एरिया कहते थे, और जो बुरी जगह थी उसको वो ब्लैक एरिया कहते थे। इसी तरह इन्होंने इंडिया में भी किया था। जो अच्छी जगह थी रहने की उसको उन्होंने वाइट एरिया कहा था, और जहाँ पे यहाँ के वासी रहते थे, इंडियंस जो रहते थे, वो इतना अच्छा जगह सब नहीं था, उसको उन्होंने उनके लिए दे दिया था। तो यही काम उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी किया। तो उनके लिए हर चीज़ अलग अलग कर दी गई, यानी वाइट्स के लिए हर चीज़ अलग होती थी और इन 3 कैटेगरीज के लिए हर चीज़ अलग अलग होती थी। वो कौन कौन सी चीज़ें थे? देखिए, पहले तो ये था कि जो वाइट एरिया था वहाँ उन्हें जाना मना था। जो मैंने स्विमिंग पूल वाला एग्जाम्पल दे के आपको बताया कि वहाँ के आर्टिकल 37 के तहत वहाँ पे जाने से मार दिया जाएगा, है ना। तो वाइट एरिया में जाना मना था, पर इन्हें वाइट एरिया में काम करना अलाउड था विथ परमिशन। इसके लिए उन्हें परमिट लेनी पड़ती थी। इसके बाद आप देखेंगे तो इनके लिए ट्रेन्स अलग थी, बस अलग थे, टैक्सीज अलग थी, हॉस्पिटल्स अलग थे। अब जो हॉस्पिटल्स होते थे, जो वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स होते थे वो उनके लिए होते थे, और जो खराब हॉस्पिटल्स होते थे वो ब्लैक्स के लिए, नेटिव्स के लिए और इंडियंस के लिए होते थे। इसके अलावा जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे उन जगहों पे भी उनके जाने पे बंदिश थी। यहाँ तक कि वाइट एरिया में जो चर्च था वहाँ भी उन्हें जाने में मनाही थी। इतनी बंदिशों के साथ साथ वो किसी तरह का एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, वो किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, और इन सब के साथ साथ उन्हें वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। तो सोचिए कि साउथ अफ्रीका के लोग अपने ही देश में, उन्हें किसी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं था जैसे इंडिया में था, है ना। तो साउथ अफ्रीका में भी इसके खिलाफ जाहिर सी बात थी कि संघर्ष होना था। ऐसी स्थिति हमेशा तो रहती नहीं, भले ही एसोसिएशन बनाना मना था और यूनियन बनाना मना था, लेकिन ये काम चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसके नेता वही नेल्सन मंडेला थे जिनको कि जेल में डाला गया था, आपको ध्यान होगा, उनकी पार्टी ने ही वहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को किन लोगों ने ज्वाइन किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले बहुत से वर्कर्स थे, बहुत से यूनियंस थे, बहुत से
सेंसिटिव वाइट्स, जो ऐसे बहुत वाइट्स ऐसे भी थे जो कि सोचते थे कि हाँ इनको राइट्स मिलने चाहिए, इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो नहीं होने चाहिए। और अलग अलग कंट्रीज़ में जब ये जो इन्होंने सेग्रीगेट कर रखा था, ये जो कैटेगरीज में विभाजित कर रखा था और ये अपार्थाइड सिस्टम चला रखा था, तो बहुत से कंट्रीज़ में इसके खिलाफ बातें होती थी कि नहीं ये सेग्रीगेशन जो हो रहा है, ये अपार्थाइड रूल जो है ये बहुत ही अनजस्ट और रेसिस्ट है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो वाइट गवर्नमेंट थी वहाँ की, जो रेसिस्ट वाइट गवर्नमेंट थी, वो इस रूल को चला रही थी, लोगों को टॉर्चर कर रही थी और उन्हें किसी भी तरह की सुख सुविधाएं देने को तैयार हरगिज नहीं थी। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो देखते हैं क्या है, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जाहिर सी बात थी, कॉलोनियल रूल था, यहाँ भी वाइट यूरोपियंस यहाँ पे रूल कर रहे थे और इस रूल में उन्होंने जितनी बंदिशें लगा रखी थी, जिस तरह से सेग्रीगेशन करके रखा था रेशियल आधार पे, उसके खिलाफ बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। हालांकि इन चीजों पे बंदिशें थी लेकिन फिर भी ये चीजें हो रही थी और बहुत ज्यादा हो रही थी। तो व्हाइट रेजिम को ये रियलाइज हुआ कि अब इन्हें और भी ज्यादा कुचल के नहीं रखा जा सकता, दबा के नहीं रखा जा सकता, रिप्रेसिव रूल के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपनी पॉलिसीज थी उसको चेंज करने की कोशिश की। तो जो इनके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उसको रिपील किया, उसको पूरी तरह से खत्म किया। और इसके अलावा जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बैन था तो वो बैन खत्म किया गया। फिर मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस था, वो मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया गया। और 28 साल तक जेल में रहने के उपरांत जब नेल्सन मंडेला बाहर निकले तो वो एक फ्री मैन की तरह बाहर निकले। और फिर 26 अप्रैल 1994 को वहां का जो न्यू नेशनल फ्लैग था वो लहराया गया आधी रात को। यानी आधी रात को साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता मिली व्हाइट यूरोपियन से, व्हाइट रेजिम से, और नेल्सन मंडेला को वहां का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। इस चैप्टर के जो बाकी सब टॉपिक्स हैं उसके लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।